नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है 34 इंग्लिश क्लासेस में। जहां हम बात कर रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पार्ट 4 की, जिसमें पेडागोजी और आईसीटी से संबंधित टॉपिक्स हमें पढ़ने थे। हमारा जो पेडागोजी एंड आईसीटी का पार्ट 1 था, हमारी जो क्लास 1 थी, उसके अंदर हमने कोर कॉन्सेप्ट एडोलसेंट लर्नर उसको जाना और समझा कि एडोलसेंट लर्नर एक किशोर शिक्षार्थी क्या होता है। क्योंकि जो भी हमारी स्किल्स हैं, हमारी जो पेडागोजी है, आईसीटी है, वो सब उसी एडोलसेंट लर्नर के इर्द गिर्द ही घूमती है। ऐसे के अंदर हमें एडोलसेंट लर्नर क्या है वो समझना बहुत ही ज़रूरी था, और वो हमने हमारे आईसीटी एंड पेडागोजी के पार्ट 1 के अंदर पढ़ा और समझा। अब आज के हमारे पार्ट 2 के अंदर हम एक और इम्पॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स पेडागोजी को जानेंगे और समझेंगे। क्योंकि पेडागोजी होता क्या है, और फिर उसके बाद में हम इसके अंदर उतरेंगे कि पेडागोजी के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या कम्युनिकेशन स्किल होती है, क्या क्या टीएलएम होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है। वो सभी इसी पेडागोजी के ही पार्ट है। लेकिन अगर हमें पेडागोजी ही समझ नहीं आएगा, शिक्षा शास्त्र क्या है वही समझ नहीं आएगा, तो हम इसका जो कोर कॉम्पिटेंट है वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे को जानना जरूरी है शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी क्या होता है। तो आइए आज की वीडियो में हम पेडागोजी को डिटेल से समझते हैं और एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ पेडागोजी, पेडागोजी होता क्या है। तो द वर्ड पेडागोजी इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो देखिए, जो शब्द पेडागोजी है ये ग्रीक वर्ड से डेराइव किया गया, लिया गया है। इसका अर्थ ग्रीक शब्द कौन सा है, पेडागोगस। पेडागोगस भी बोलते हैं कई लोग, पेडागोगस, विच मीन्स ए पर्सन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति। पेडागोगस का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति हु लीड्स, लीड्स यानी होता है नेतृत्व करना, आगे ले जाना, और गाइड ए चाइल्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति। पेडागोजी का अर्थ होता है शिक्षा शास्त्र, और ये किस शब्द से लिया गया है, पेडागोगस से। और पेडागोगस का अर्थ होता है उस व्यक्ति से जो नेतृत्व करता है, गाइड करता है, यानी मार्गदर्शन करता है एक बच्चे का। यानी कि पेडागोजी वह व्यक्ति है, उस व्यक्ति से संबंधित है जो एक बालक का नेतृत्व या उसको गाइड करता है। तो वह शास्त्र जो एक बालक को गाइड करता है और नेतृत्व करता है, वही शास्त्र शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी कहलाता है। साधारण शब्दों में कहें, इन सिंपल वर्ड्स, पेडागोजी इज द आर्ट, पेडागोजी एक कला है, एंड साइंस, और एक विज्ञान है, ऑफ टीचिंग। तो शिक्षा से संबंधित जितनी भी कलाएं हैं और वैज्ञानिक अप्रोच है, साइंटिफिक फैक्टर्स है, उसके पीछे क्या क्या तकनीकी काम आ रही है शिक्षा संबंधित, उन्हीं सभी कला और विज्ञान के गुणों को पेडागोजी कहते हैं। यानी कि शिक्षण से संबंधित जितनी भी कलाएं और विज्ञान का हम प्रयोग करते हैं, वही सब पेडागोजी कहलाता है। और ये लिया गया है ग्रीक वर्ड पेडागोगस से, जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो एक बालक को गाइड करता है या उसका नेतृत्व करता है। ये था इसका साधारण अर्थ कि पेडागोजी क्या होता है। अब पेडागोजी जो है वो डील किस किस चीज़ से पेडागोजी लिंक्ड है, किन किन चीज़ों के साथ पेडागोजी डील करता है। तो वो है व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, वाई टू टीच, क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, whom टू टीच, किसे पढ़ाया जाना चाहिए, हाउ टू एक्सेस लर्निंग, और लर्निंग को कैसे एक्सेस करें, कैसे प्राप्त करें। तो किसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, और किस प्रकार से हम लर्निंग को प्राप्त कर सकते हैं, ये सब चीज़ें एक पेडागोजी कहलाता है। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो पेडागोजी क्या है, किसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें पेडागोजी के अंदर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें पेडागोजी के अंदर समाहित। तो पेडागोजी इज नॉट जस्ट डिलीवरिंग कंटेंट, केवल कंटेंट नहीं देता है पेडागोजी, केवल हमें को कुछ तथ्य नहीं देता है, कोई कंटेंट नहीं देता है। इट इज़ कंप्लीट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षा, पढ़ाना और लर्निंग यानी सीखना, अधिगम और शिक्षण, इन दोनों को कंप्लीटली अगर मिला दिया जाए तो ये पेडागोजी कहलाते हैं। तो शिक्षा से संबंधित जितनी भी टर्म्स है, जितनी भी योजनाएं हैं, शिक्षण लर्निंग कैसे प्राप्त करें उससे संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, और किसे पढ़ाया जाता है तो हम जानते हैं क्या पढ़ाया जाना है, तो कोई कंटेंट होगा, कैसे पढ़ाना है तो कोई शिक्षा तकनीक होगी, किसे पढ़ाना है तो कोई छात्र होंगे, शिक्षार्थी होंगे, क्यों पढ़ाया जाना है तो कुछ उद्देश्य होगा शिक्षा का, होम टू टीच, किसे पढ़ाया जाना है तो कोई विद्यार्थी होंगे। तो इसका मतलब विद्यार्थी, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, और जो हमारी शिक्षण सामग्री है वो सब पेडागोजी, और कैसे पढ़ाया जाता है जो रणनीति है वो भी सभी मिलकर पेडागोजी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। डेफिनेशन ऑफ पेडागोजी। अब पेडागोजी की कुछ सामान्य परिभाषाएं हैं। तो पेडागोजी इज स्टडीज, पेडागोजी का अध्ययन है, ऑफ मेथड, शिक्षण विधियों का, एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, और अध्ययन की जो तकनीकी है, प्रैक्टिस अभ्यास है, अलग अलग अध्ययन की जो तकनीकियां हैं, अभ्यास है, और विभिन्न शिक्षण विधियों, इन सब का अध्ययन पेडागोजी के अंदर किया जाता है। पहली परिभाषा होगी कि शिक्षा शास्त्र के अंदर शिक्षण विधियों और शिक्षण की जो तकनीकी है, प्रक्रिया है, वही पेडागोजी के अंदर समाहित रहती है। इट इज़ द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच, ये एक वैज्ञानिक अप्रोच है, उपागम है, टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो भी शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं,
क्या क्या उन्हीं का मिला करके एक सिस्टम बनता है, वही सिस्टम पेडागोजी कहलाता है। इट इंक्लूड, ये शामिल करता है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी यानी कि इंस्ट्रक्शन निर्देश देना, क्लासरूम मैनेजमेंट कक्षा और मैनेजमेंट यानी व्यवस्था करना, नियंत्रण करना, कक्षा कक्ष व्यवस्था, एंड असेसमेंट टेक्निक और मूल्यांकन की जो विधियां हैं उन सबको मिला करके पेडागोजी बनती है। यानी पेडागोजी में क्या क्या शामिल है, जितनी भी इंस्ट्रक्शनल निर्देश देने की जो जो भी स्ट्रेटेजी विधियां हैं यानी शिक्षण विधियां, क्लासरूम मैनेजमेंट कक्षा की जो व्यवस्था है जितनी भी वो, और मूल्यांकन की जो तकनीकें हैं वो सभी पेडागोजी में समाहित है। तो हम देख सकते हैं पेडागोजी में क्या क्या समाहित हो गया है। तो मेथड सभी पेडागोजी में समाहित है, जितने भी सिस्टम वो सब पेडागोजी में समाहित हैं, जितनी भी अप्रोच विधियां हैं पढ़ाने की वो सभी शिक्षा पेडागोजी में समाहित है। इसके अलावा क्लासरूम मैनेजमेंट और जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी और मूल्यांकन की तकनीकियाँ वो सभी पेडागोजी के अंदर समाहित है। कंपोनेंट ऑफ पेडागोजी, अब एक पेडागोजी के कंपोनेंट क्या क्या है, भाग क्या क्या, कितने हिस्से हैं। तो पेडागोजी के मेन 5 मेजर कंपोनेंट्स, 5 हिस्से हैं पेडागोजी। पेडागोजी को अगर हम बीच केंद्र में रखें तो सबसे पहला भाग है पेडागोजी का टीचर, यानी कि एक तो शिक्षक पेडागोजी का मुख्य भाग है, सबसे शिक्षक। उसके बाद में लर्नर, क्योंकि पढ़ाने वाला कौन है, शिक्षक, और किसे पढ़ाया जाना है तो उसका जवाब है लर्नर, शिक्षार्थी। कंटेंट, कंटेंट यानी विषय वस्तु, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, वो पेडागोजी का ही एक भाग है। टीचिंग मेथड, जितनी भी शिक्षण विधियां हैं वो सभी पेडागोजी का भाग है। अभी अभी हमने जो परिभाषाएं देखी वहाँ समझा। और पांचवा जो अंतिम पेडागोजी का कंपोनेंट है, भाग है, वो है मूल्यांकन। तो पेडागोजी के 5 भाग हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय वस्तु, शिक्षण विधियां और अंत में मूल्यांकन। यानी कि पढ़ाने वाला, किसे पढ़ाया जाना चाहिए, वह क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, और अंत में मूल्यांकन। ऑल दीज एलिमेंट इंटरेक्ट टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। और इन सभी जो पांचों कंपोनेंट है इनका एक ही उद्देश्य है, लर्निंग को इफेक्टिव यानी कि प्रभावी बनाया जाना। तो पेडागोजी का मुख्य उद्देश्य है लर्निंग को कैसे प्रभावी बनाया जाए, और उसके मुख्य 5 भाग है, शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय वस्तु, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन। अब देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव ऑफ पेडागोजी। ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है उद्देश्य। पेडागोजी शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य है क्या, तो एक मेजर उद्देश्य तो हमने देख लिया। अभी अभी हमने देखा था कि मुख्य उद्देश्य तो इसका है लर्निंग इफेक्टिवनेस, यानी कि शिक्षण को प्रभावी बनाना इसका सबसे पहले मुख्य उद्देश्य है। यानी कि प्रभावी शिक्षण, ये सबसे पहला इसका उद्देश्य हमने हमें प्राप्त कर लिया है, इफेक्टिव लर्निंग। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एम्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान को बढ़ावा देना। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, यानी कि कौशल को बढ़ावा देना, जो भी कौशल है विद्यार्थी का, शिक्षार्थी को, उसे बढ़ावा देना। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यू, मूल्यों का संवर्धन करना। और एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण का विकास करना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास करना। और अंत में सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन, विद्यार्थी किस प्रकार से सामाजिक समायोजन कर सके। इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति पेडागोजी के अंदर की जाती है। लेकिन हमें अगर मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो वो है प्रभावी शिक्षण, इफेक्टिव लर्निंग या टीचिंग। अब है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अब जो टीचिंग है उसके कुछ प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत है, वो क्या क्या है, किन किन सिद्धांतों पर टीचिंग काम करती है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़रूर सवाल आते हैं, जब भी पेडागोजी से संबंधित कोई सवाल आता है कि जो शिक्षण है उसके मुख्य सिद्धांत सिद्धांत क्या क्या है। तो सबसे पहले इफेक्टिव पेडागोजी इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, निम्न सिद्धांतों पर एक प्रभावी पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र, जो भी शिक्षा शास्त्र है वो निम्न तथ्यों पर निर्भर रहता है। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, वह सिंपल यानी साधारण से शुरू होता है और कॉम्प्लेक्स यानी जटिल की तरफ चलता है। देखिए जब बच्चा पढ़ता है तो उसे सबसे पहले सरल चीज़ें पढ़ाई जाती है, उसके बाद में उसे आगे जटिल चीज़ों, कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ बढ़ता है, यानी वो छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ बढ़ता है टीचिंग प्रोसेस के अंदर। फ्रॉम नोन टू अननोन, जब भी कक्षा में पढ़ा जाता है तो बच्चे की पहले क्या क्या उसे आता है, नोन से लगाकर फिर हम अननोन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ शिक्षण चलता है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो आमतौर पर बच्चों को हम पूछते हैं कि क्या आप इसके बारे में जानते हैं, तो कुछ चीज़ों के बारे में बच्चे जानते हैं, फिर जब नहीं जानते हैं तब हम कहते हैं कि आइए आज इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमने जब बीएड वगैरह की होगी तो लेसन प्लान बनाए होंगे, तो वो सभी लेसन प्लान नोन टू अननोन की तरफ ही चलते हैं। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जो ठोस है उससे लगा करके अमूर्त की तरफ। ठोस यानी कि वो जो हमें दिख रहा है, मूर्त, मूर्त से अमूर्त। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, वो चीज़ें जो बच्चे को दिखाई दे रही है सामने, मतलब वो जो जानता है, और वो चीज़ें जो नहीं जानता है, मूर्त, उनकी जानकारी उसे शिक्षण के अंदर दी जाती है। तो शिक्षण व्यवस्था हमेशा मूर्त से अमूर्त की तरफ, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलती है। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर यानी किसी विशेष चीज़ से लेकर करके सामान्य चीज़ की तरफ, विशेष से सामान्य, विशेष से सामान्य की तरफ हमारा जो टीचिंग प्रोसेस है वो चलती है। लर्निंग बाय डूइंग, कर कर सीखना। एक्टिव पार्टिसिपेशन,
यानी कि सक्रिय रूप भागीदारी, सक्रिय रूप से भाग लेकर के सीखना, और इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रत्येक व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर सीखना। इन सभी सिद्धांतों के ऊपर हमारी जो टीचिंग है वो डिपेंडेंट रहती है, मुख्य सिद्धांत टीचिंग के है। तो हमारी टीचिंग चलती है साधारण से जटिल की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ, पर्टिकुलर विशेष से सामान्य की तरफ, करके सीखना, सक्रिय भागीदारी, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही कक्षा कक्ष में एक सही शैक्षिक जो है लर्निंग है आउटकम्स वो आ सकता है। अब है अप्रोच ऑफ पैडागोजी। पैडागोजी से संबंधित जो मुख्य मुख्य अप्रोच है, मुख्य जो दृष्टिकोण है, अप्रोच को हम कह सकते हैं दृष्टिकोण, मुख्य जो दृष्टिकोण है वो कौन कौन से हैं पैडागोजी को लेकर के। तो सबसे पहले जो दृष्टिकोण है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत लर्निंग की जो परंपरागत टेक्निक जो हमेशा से चलती आ रही है, सबसे पहला दृष्टिकोण वही है। वो क्या है? टीचर सेंटर्ड। हमारी जो परंपरागत शिक्षण विधियां हैं वो अध्यापक केंद्रित है, यानी कि अध्यापक जो है वही केंद्र में रहता है, केंद्र में हमेशा टीचर रहेगा। और लेक्चर मेथड और व्याख्यान, क्योंकि देखिए हम जो तैयारी कर रहे हैं वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, लेक्चरर की कर रहे हैं, यानी कि व्याख्याता बनने की, जिसका काम है 9 से 12 पढ़ाना और वो व्याख्या करने का काम करता है। तो ऐसे में जो परंपरागत शिक्षण विधियां हैं वो व्याख्यात्मक है, यानी व्याख्या देके पढ़ाया जाता है। इम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन, यानी कि रटन विद्या पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि विद्यार्थी का उद्देश्य होता है परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना। तो ऐसे में वो रटने के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। तो हमारी जो परंपरागत शिक्षण विधियां हैं वो मेमोराइजेशन यानी कि रटने के ऊपर ज़्यादा बल देती है। स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर। पैसिव का अर्थ होता है निष्क्रिय, साइड में। तो स्टूडेंट जो है वो निष्क्रिय है, क्यों? क्योंकि सेंटर में तो टीचर है, केंद्र में टीचर है, वो व्याख्या देता जा रहा है और विद्यार्थी केवल सुनते रह रहे हैं। तो जो हमारा परंपरागत शिक्षण मेथड से जो टीचिंग मेथड्स थे उसके अंदर टीचर केंद्र में रहता है और स्टूडेंट जो है वो निष्क्रिय रहता है और मुख्य जोर रटने के ऊपर दिया जाता है। अब इसकी लिमिटेशन, इसकी कुछ कमियां भी है। क्या क्या कमियां हैं? लेस क्रिएटिविटी, रचनात्मकता कम होती है, क्योंकि बच्चा तो कुछ सीख ही नहीं रहा है, वो अपने विचार रख ही नहीं रहा है। ऐसे के अंदर जो परंपरागत शिक्षण विधियां हैं वो कम रचनात्मक होती है। लो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, लो नहीं, मैं तो इसे कम ही कहूँ, बिल्कुल क्रॉस ही मार सकते हैं कि विद्यार्थी का बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि अध्यापक बोल रहा है लेक्चर व्याख्यान विधि द्वारा और बच्चा उसे केवल सुन रहा है। तो ऐसे में बच्चा सक्रिय भागीदारी नहीं है, इसलिए उसकी सक्रिय भागीदारी नहीं होने से उसकी रचनात्मकता भी बिल्कुल कम है। तो ये था ट्रेडिशनल अप्रोच। अगली है मॉडर्न अप्रोच, यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण। अब जो कक्षा पढ़ाने की जो विधियां हैं उसका एक आधुनिक दृष्टिकोण है। आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है? यह लर्नर सेंटर्ड, यानी कि शिक्षार्थी जो है वो इसके अंदर केंद्र में रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षार्थी है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, करके सीखना, एक्टिविटी करके सीखना। तो शिक्षार्थी है जो वो करके, वो खुद एक्टिव है, यानी कि वो करके खुद सीख रहा है। एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग, समझने पर जोर दिया जाता है कि विद्यार्थी खुद किसी गतिविधि को करे और उसे समझे। अगर बात करें 9 से 12 हाई स्कूल के बच्चों की, तो वो कैसे करके सीख सकते हैं? वह डिबेट, वाद विवाद, निबंध, भाषण, इस प्रकार की गतिविधियों द्वारा करके अपनी एक्टिविटीज को सीख सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस प्रकार की विधि बच्चों में आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की जो टेक्निक्स है उसका विकास बच्चों के अंदर होता है, क्योंकि शिक्षार्थी ही इस विधि के अंदर केंद्र में होता है। आजकल बच्चों के ही सभी काम दे दिए गए हैं कि आप करके सीखिए, खुद सीखिए, और शिक्षक जो है वो केवल एक निर्देशक की भूमिका में रहता है, वो उनकी कमियों को पहचानता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। तो केंद्र में हो गया शिक्षार्थी, और टीचर जो है वो यहाँ पर निष्क्रिय, पैसिव हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो एक सहायक की भूमिका, फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। अब इस विधि के लाभ क्या हैं? डेवलप्स क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का विकास होता है, क्योंकि शिक्षार्थी स्वयं कुछ करके सीख रहा है। एनकरेज पार्टिसिपेशन, अधिक से अधिक भागीदारी को एनकरेज यानी बढ़ावा दिया जाता है आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसके अंदर। अब है मेजर लर्निंग थियोरीज इन पेडागोजी। पेडागोजी में सीखने के अधिक अलग अलग जो थ्योरीज है, अलग अलग सिद्धांत है, वो क्या क्या है? प्रमुख प्रमुख सिद्धांत, किन किन सिद्धांतों के द्वारा हम पेडागोजी को और बढ़िया बना सकते हैं? तो सबसे पहले है बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं, साइको जो हमारे पेपर 1 में है, इसके अलावा सेकंड ग्रेड और रीड के अंदर भी मनोविज्ञान आता है, तो वहाँ बार बार हमने व्यवहारवाद को पढ़ा है। तो जो बिहेवियरिज्म है उसके जो प्रमुख थिंकर विचारक है वो है बी एफ स्किनर और इवान पावलोव। तो पावलोव और स्किनर, ये जो दो महोदय हैं, ये इसके प्रमुख थिंकर्स विचारक हैं व्यवहारवाद के। इसका जो व्यवहारवाद का मुख्य आइडिया है, लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर, कि जो सीखना है वो व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। और इसका कारण है स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, उद्दीपन, यानी कि कोई घटनाक्रम होता है और उसके प्रति हम जब रेस्पॉन्स देते हैं तो उसी के द्वारा व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन होता है और वही सीखना है। यानी कुछ उद्दीपन, यानी कि स्टिमुलेट अगर किसी को किया जाए तो वह व्यक्ति रेस्पॉन्स, यानी कि उसके सामने प्रतिक्रिया देता है तो वो कुछ करता है। इसके कुछ उदाहरण हिंदी के अंदर हम बार बार पढ़ते हैं जब मनोविज्ञान पढ़ते हैं, कि जैसे किसी
बंदर के सामने एक गेट है और अगर उसे गेट के ऊपर कुछ केला लटका दिया जाए तो उसे पता है कि मैं केला लेता हूँ तो दरवाज़ा खुल जाता है। या इस प्रकार की चीज़ों से जब वो उद्दीपन करता है तो उसे प्रतिक्रिया मिलती है, या वो कुछ काम कर लेता है तो उसे भोजन प्राप्त हो जाता है जानवर को। तो इस प्रकार के उसके व्यवहार के अंदर परिवर्तन हो जाता है और वो नई चीज़ सीख जाता है। अब की कॉन्सेप्ट, इसके जो मुख्य कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या है? रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन। विद्यार्थी अगर कुछ करे तो उसे पुनर्बलन दिया जाए। जैसे यदि एक एग्जांपल हम इसको देख सकते हैं, जैसे एक मुर्गी है, उसके सामने दो कलर रखे हुए हैं, ब्लू और रेड। अगर वो मुर्गी उस ब्लू के अंदर चोंच मारे तो उसे कुछ खाने को मिल जाता है। तो वो मुर्गी सोचती है कि मुझे ब्लू और रेड पे करती है, तब वो उसे कुछ खाने को नहीं देते हैं। तो वापस जब वो ब्लू पे करती है, हम फिर उसे भोजन दे देते हैं। तो वो मुर्गी ये सोचती है कि बार बार मुझे ब्लू के ऊपर अगर टिक करेंगे तो ही मुझे भोजन प्राप्त होगा, यानी कि उसने उद्दीपन की और प्रतिक्रिया क्रिया की तो उसे कुछ रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो हम वहाँ पर भोजन दे करके, पुनर्बलन दे करके उसके मनोविज्ञान को, उसकी जो साइकोलॉजी है उसको बढ़ाते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। कंडीशनिंग, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। अलग अलग स्थितियाँ हम कंडीशन दे सकते हैं, और रिवार्ड एंड पनिशमेंट यानी कि दंड और पुरस्कार के द्वारा भी इस व्यवहारवाद के अंदर परिवर्तन करके बच्चों को सिखाया जा सकता है। कक्षा कक्ष में इसका क्या प्रयोग है? गिविंग प्रेज, प्रशंसा या पुरस्कार द्वारा सही उत्तर पर प्रशंसा या पुरस्कार देकर के बच्चे के अंदर व्यवहारगत परिवर्तन लाया जा सकता है। कुछ बच्चे अगर अच्छा कर रहे हैं किसी टेस्ट में, फर्स्ट आने वाले विद्यार्थियों को अगर हम पेन देना शुरू कर देंगे तो बाकी विद्यार्थियों के अंदर भी मोटिवेशन बनेगा कि फर्स्ट आने पर हमें पेन प्राप्त हो रही है, तो हो सकता है उस पुनर्बलन, उस प्रतिक्रिया के लिए ही वो पढ़ना शुरू कर दें। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि रचनावाद। दूसरा जो सिद्धांत है रचनावाद। रचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक है जीन पियाजे। जीन पियाजे हमने जब पहली क्लास हमारी पढ़ी थी तो वहाँ भी देखा था। मुख्य आइडिया क्या है रचनावाद का? लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि जो लर्नर है वो अपने अनुभव के द्वारा, अनुभवों को जोड़ करके और उसके द्वारा नॉलेज को गेन करता है। स्टूडेंट सेंटर, इस प्रकार की जो विधियां हैं रचनावाद वाली, वो विद्यार्थी केंद्रित होती है, क्योंकि विद्यार्थियों को कुछ टास्क दे दिया जाता है, कुछ रचनात्मक कार्य देते हैं, तो वो स्वयं अपने कंस्ट्रक्ट करता है, अपनी एक्टिविटी को आगे से आगे बढ़ा करके नॉलेज गेन करता है अपने अनुभव के द्वारा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान विधि। डिस्कवरी लर्निंग, यानी कि समस्या समाधान। विद्यार्थियों को समस्या समाधान ले दे करके बच्चों के अनुभव को बढ़ाया जा सकता है, जिससे उनकी लर्निंग इंप्रूव हो सकती है। रचनावाद के बाद है एक और है सामाजिक रचनावाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इसके जो थिंकर है वो है लेओ वाइगोत्स्की। कंस्ट्रक्टिविज्म के थे जीन पियाजे और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के हैं लेओ वाइगोत्स्की। और इनके अनुसार सोशल इंटरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग। अगर बच्चे को सीखना है तो सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक रूप से उसके विचारों का आदान प्रदान, सामाजिक जो जुड़ाव है वो लर्निंग के लिए बेहद ही ज़रूरी है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि निकट विकास क्षेत्र, अपने जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी, यानी कि जो अपने निकटतम जो विद्यार्थी क्षेत्र है वहाँ पर वो इंटरेक्ट करके, यानी कि वहाँ से जुड़ाव करके बच्चा काफ़ी कुछ सीख सकता है। नेक्स्ट है इसके फॉलोइंग, यानी कि सहारा। बच्चा अपने सामाजिक जो क्षेत्र हैं उनके अंदर आसपास की गतिविधियों में, सामाजिक जो अपना दायरा है, आसपास का निकट क्षेत्र है, वहाँ पर अपने वैचारिक आदान प्रदान और बाहर के अनुभवों से काफ़ी कुछ सीख सकता है। तो इसके फोल्डिंग और उसके अलावा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और सोशल इंटरेक्शन द्वारा भी वाइगोत्स्की के अनुसार वह बच्चा काफ़ी कुछ सीख सकता है। नेक्स्ट है इन सिद्धांतों के पश्चात टीचिंग मेथड इन पेडागोजी। अब जो पेडागोजी है हमारा शिक्षा शास्त्र है, उनमें किन किन प्रकार की टीचिंग मेथड, पढ़ाने की जो विधियां हैं वो इंपॉर्टेंट विधियां कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहला है लेक्चर मेथड, यानी कि व्याख्यान विधि। एक कक्षा में एक अध्यापक व्याख्या देकर के बच्चों को समझा सकता है। डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि। चर्चा द्वारा हम एक टॉपिक दे सकते हैं, समूह को बांट करके बच्चों की चर्चा प्राप्त कर सकते हैं हम, जिसके द्वारा बच्चों के अंदर वो अपने विचारों का एक्सपीरियंस के द्वारा वो बच्चा सीख सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, निर्देशक विधि। बच्चों को हम कुछ कार्य दे सकते हैं और शिक्षक यहाँ पर एक पैसिव या फैसिलिटेटर की भूमिका निभा करके बच्चों को निर्देश देते हुए शिक्षा प्रदान कर सकता है। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड, प्रायोगिक विधि, यानी कि बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि इस प्रोजेक्ट पे आप काम करिए, तो बच्चे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से सीख सकते हैं। डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग की जो चीज़ें हैं वो प्रोजेक्ट मेथड के अंदर बच्चा सीखता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी सहकार, सहभागिता या सहकारिता अधिगम। बच्चों को ग्रुप बनाया जा सकता है, वो एक दूसरे का सहयोग, हेल्प करते हुए सीख सकते हैं, आपस में सहकारिता का भाव उत्पन्न होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स हैं। लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग। ईच मेथड शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू। अब इन विधियों का चुनाव कैसे करना है, कौन सी विधि हमें कक्षा कक्षा में प्रयोग करनी चाहिए? तो एज ऑफ लर्नर, बालकों की आयु के अनुसार चर्चा यूज करनी चाहिए।
जैसे अगर हमारे पास 5वीं कक्षा का बच्चा है और हम उसे व्याख्यान देने लग जाएँ, तो वो उसे नहीं समझ सकता। वो जो है वो करके सीख सकता है, उसे हम प्रोजेक्ट मेथड दे सकते हैं। नेचर ऑफ कंटेंट, किस प्रकार का तथ्य है। अब जैसे गणित के सवाल है तो वो हमें करके, हमें उसका फॉर्मूला आना चाहिए और बच्चा जब उस प्रॉब्लम को खुद हल करेगा तभी वो ज़्यादा बेटर समझ पाएगा। लेकिन अगर हम गणित की चीज़ को व्याख्या द्वारा समझाने का प्रयत्न करें तो वो संभव नहीं है। तो जो कंटेंट है, जो हमारा टॉपिक है, उसके अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार ही सही विधि का चयन किया जाना चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हमारे जो सीखने के उद्देश्य क्या क्या है, किस प्रकार का उद्देश्य हमें सीखने के द्वारा प्राप्त करना है। क्या बच्चों को सिर्फ सामान्य जानकारी देनी है, क्या उसकी गहन जानकारी देनी है, उसके अनुसार ही उपयुक्त मेथड का चयन करना चाहिए। रोल ऑफ टीचर इन पेडागोजी, अब जो शिक्षा शास्त्र है उसमें टीचर का क्या रोल है। तो मॉडर्न पेडागोजी, जो आधुनिक शिक्षा शास्त्र है, उसके अनुसार टीचर एक फैसिलिटेटर, एक सहायक की भूमिका में होना चाहिए, क्योंकि आधुनिक जो शिक्षण विधियां थी उसके अंदर वो शिक्षार्थी केंद्रित थी, शिक्षार्थी जो था वो केंद्र में था। तो ऐसे में एक शिक्षक सहायक की भूमिका में रहता है। गाइड, वो एक गाइड का काम कर सकता है। मोटिवेटर, यानी कि बच्चों को मोटिवेट कर सकता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकता है। काउंसलर, यानी कि एक परामर्शदाता की भूमिका में हो सकता है। और एवेल्युएटर, यानी कि एक मूल्यांकन करता, बच्चा क्या क्या काम कर रहा है उसके बाद में मूल्यांकन शिक्षक का इंपॉर्टेंट कार्य है, क्योंकि शिक्षार्थी स्वयं केंद्र में है, वो करके सीख रहा है, तो शिक्षक बाहर से उसका मूल्यांकन कर सकता है। अब ऐसे में एक टीचर को क्या क्या करना चाहिए। एनकरेज पार्टिसिपेशन, उसे अधिक से अधिक सहभागिता के लिए बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए। रेस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस, किसी व्यक्ति की, बालक की, उसकी, क्योंकि उसका स्वयं की एक इमेज है, उसका एक कैरेक्टर है, तो उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का उसे सम्मान करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को एक अवसर प्रदान करना चाहिए। यूज इनोवेटिव स्ट्रेटेजी, उसे नया नए खोज अपनी शिक्षण विधियों के अंदर करना चाहिए, नए नए सुधार करने चाहिए। इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज और सुधारात्मक शिक्षण, इनोवेशन, उसमें नई नई चीज़ें खोजबीन करते हुए उसे अपने शिक्षण मेथड्स को, टीचिंग स्ट्रेटेजीज को सुधारना चाहिए। रोल ऑफ लर्नर इन पेडागोजी, अब जो हमारा शिक्षार्थी है, तो शिक्षक के रोल हो गए, शिक्षार्थी के क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या रोल है। तो मॉडर्न पेडागोजी, क्योंकि उसके अंदर शिक्षार्थी केंद्र में होता है, सेंटर में होता है, तो एक्टिव पार्टिसिपेंट, वही सबसे एक्टिव पार्टिसिपेंट है। नॉलेज कंस्ट्रक्टर, वही नॉलेज का निर्माण करता है, क्योंकि वो लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग। क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि उसकी, बच्चे की जो आयु वर्ग है वो 12 से 18 वर्ष का है, वो धीरे धीरे उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ रही है, तो ऐसे के अंदर वही क्रिटिकल थिंकर के रूप में भी उभर के सामने आता है और क्रिटिकल थिंकर का रोल उसे अदा करना चाहिए। कोलेबरेटिव लर्नर, उसे मिलजुल कर, कोलेबरेट करते हुए, अपने जो साथी हैं उनका सहयोग लेते हुए, कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा बच्चों को सीखना चाहिए, सहकारी अधिगम करना चाहिए। इवेल्युएशन इन पेडागोजी, अब पेडागोजी में मूल्यांकन का क्या रोल है। हम जानते हैं कि शिक्षार्थी जो है, हमारा जो लर्नर है, वो केंद्र में है और एक शिक्षक, टीचर जो है वो बाहर से मूल्यांकन करता है। तो इवेल्युएशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ पेडागोजी, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि बिना मूल्यांकन के हम शिक्षार्थी के लर्निंग आउटकम्स को देख नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। कुछ टाइप्स हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि प्रारूपिक मूल्यांकन। उसके अलावा समेटिव असेसमेंट, यानी कि समापन। और डायग्नोस्टिक असेसमेंट, यानी कि निदानात्मक, बच्चों की जो समस्याएं हैं उनका निदान करते हुए जो शिक्षण करवाया जाएगा वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहलाएगा। क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। मेजर लर्निंग आउटकम्स, पहली बात है पेडागोजी का मुख्य उद्देश्य ही अधिक से अधिक लर्निंग आउटकम है, तो जो लर्निंग आउटकम्स है उनको मापन करना, यही मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रोवाइड फीडबैक, बच्चों को फिर फीडबैक भी देना चाहिए ताकि वो अपनी जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उनको दूर कर सके। इम्प्रूव टीचिंग, और उस आउटकम के द्वारा शिक्षक को और अधिक इनोवेटिव स्ट्रेटजीज बनाते हुए अपनी टीचिंग को और इम्प्रूव करना चाहिए, कि अगली बार से मैं ये चीज़ भी अगर उसमें जोड़ दूंगा तो बच्चों को ये आने वाली समस्याएं होगी ही नहीं। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ पेडागोजी, पेडागोजी जो है उसका महत्व क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेक्स टीचिंग सिस्टमैटिक, पेडागोजी अगर हम बच्चे की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को समझें, बच्चों का लेवल, कंटेंट जो है उसको अगर समझते हुए हम प्रॉपर टीचिंग मटेरियल का निर्माण करें, तो हमारी जो टीचिंग है वो सिस्टमैटिक हो सकती है, व्यवस्थित हो सकती है। इम्प्रूव क्लासरूम इफेक्टिवनेस, क्लासरूम की इफेक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़नी चाहिए, बच्चे सहभागिता, बच्चों की जो सहभागिता है उसमें इंप्रूवमेंट हो, इसके लिए पेडागोजी के द्वारा सही कंटेंट और सही कक्षा स्तर के अनुसार होना चाहिए, ताकि बच्चे अधिक से अधिक उसमें सहभागिता ले सकें। एनहेंस स्टूडेंट इंगेजमेंट, इंगेजमेंट यानी जुड़ाव, बच्चों को और ज़्यादा जुड़ाव शिक्षा से हो, इसके लिए पेडागोजी शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। एंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग, लर्निंग जो है हमारी मीनिंगफुल होनी चाहिए, उद्देश्य परक होनी चाहिए, उसका कोई उद्देश्य हो, मीनिंग हो। सपोर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट, और उसका समग्र विकास हो, इस चीज़ को सपोर्ट पेडागोजी करती है। तो पेडागोजी का जो मुख्य उद्देश्य हमने जो आगे पढ़ा था वही है कि लर्निंग जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और इसके लिए जो जो भी कार्य हैं, सही शिक्षण विधियाँ, शिक्षक के द्वारा सही मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, इन चीज़ों को जोड़ करके पेडागोजी बहुत ही महत्वपूर्ण एक कक्षा क्लासरूम एक्टिविटीज़ के लिए हो जाती है। तो अंत में हम देखें, कंक्लूजन अगर हम देखें,
तो पेडागोजी इज द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। अगर सही पढ़ाना है, इफेक्टिव टीचिंग है, तो पेडागोजी उसका एक आधार है, फाउंडेशन है। पेडागोजी से ही इफेक्टिव टीचिंग संभव है। इट कंबाइन, यह जो मिलान करता है थ्योरी एंड प्रैक्टिस। यह व्याख्यान विधि भी है और करके सीखना भी है, प्रोजेक्ट विधि भी, यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिस इन दोनों को जोड़ देता है ताकि मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस प्राप्त हो, जो हमारी लर्निंग है वो मीनिंगफुल बने। ए गुड टीचर मस्ट अंडरस्टैंड पेडागोजी टू हैंडल डाइवर्स लर्नर। देखिए, कक्षा में अलग अलग प्रकार के बालक हैं और उनका व्यक्तित्व अलग अलग है। तो हमारे जो लर्नर है वो डाइवर्स है, यानी विभिन्नताओं से युक्त है। तो एक शिक्षक को, आदर्श शिक्षक को पेडागोजी को, शिक्षा शास्त्र को सही समझना चाहिए ताकि वो अलग अलग व्यक्तित्व वाले, विभिन्नता वाले जो उसके लर्नर हैं उनको हैंडल कर सके, संभाल सके एंड अचीव एजुकेशनल गोल सक्सेसफुली। और शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य है उन्हें भी सही रूप से प्राप्त कर सके। तो ये था पेडागोजी शिक्षा शास्त्र, जिसमें हमने देख लिया कि पेडागोजी का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या क्या है, कौन कौन सी उसके सिद्धांत हैं और कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ इसमें काम आती है। तो इस प्रकार से जो पेडागोजी एंड आईसीटी के पार्ट 1 और पार्ट 2 था, उसमें हमने पेडागोजी के जो मूल आधार हैं वो हमने समझ लिए हैं। सबसे पहले हमने देखा एडोलसेंट लर्नर। एडोलसेंट लर्नर क्या होता है उस चीज़ को जाना, जो हमारा किशोर शिक्षार्थी है। उसके बाद में अब हमने आज पेडागोजी को समझ लिया है। तो अब जब आगे हम जो सिलेबस के जो हमारे पोर्शन है उनको अगर हम देखेंगे तो वो हमें बहुत ईजिली समझ आएंगे, क्योंकि एडोलसेंट लर्नर, उसकी मानसिकता क्या क्या है और शिक्षा शास्त्र क्या क्या है, ये दोनों हमने कोर एनालिसिस का कर लिया है और पूरी तरह से हम समझ चुके हैं। तो अब जब हम हमारे टॉपिक्स पे उतरेंगे तो वो हमारे वहाँ कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और हम हमारे जो एग्जाम पेपर, पुराने पेपर जब हम सॉल्व करेंगे तो आप उनके क्वेश्चन भी आसानी से समझ पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले पेडागोजी एंड आईसीटी पार्ट 3 के अंदर, जिसके अंदर हम हमारे जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनको बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।